देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ना वो काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन अ रीजन इज गिवन बाय ई इक्वल्स टू 5x² + 2 और आई कैप, ठीक है। देखो कोई एक रीजन है, यहाँ पे देखो ये रीजन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3 डायमेंशनल बना रखा है, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है। यहाँ पे देखो ये रीजन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी हुई है ये कितनी दे रखी है, 5x² + 2 आई कैप। ये आई कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर है जो कि क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और आई मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ये जो फील्ड है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम्ब है, और एक्स जो दे रखा है वो मीटर के अंदर दे रखा है, ठीक है। अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन रीजन एज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखो ये क्यूब दे रखा गया है जिसकी जो साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो देखो अपन से पूछा गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इस पूरे क्यूब के से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है, ठीक है, वो अपन को कैलकुलेट करके दिखानी है। और दूसरा जो इसका क्वेश्चन करना है वो करना है कि द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब। तो दूसरी बात ये बतानी है कि जो ये क्यूब है वो नेट कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है। देखो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ना वो कांस्टेंट नहीं दे रखी है, वो फंक्शन दे रखी है किसका, एक्स का। और देखो ये आई कैप का मतलब है कि ये डायरेक्शन बता रही थी कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे देखो बता दिया। अब देखो ये फंक्शन है एक्स का, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, बस अपन को एक्स की वैल्यू रखनी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो और यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 2 हो, तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, तो यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इस पॉइंट पे निकल के अपनी आ जाएगी। फिलहाल अपन को क्या निकाल के दिखानी है, फ्लक्स निकाल के दिखानी है। देखो सबसे पहले तो देखो फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखो, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखो यार ये फॉर्मूला तो एक बार के लिए छोड़ो आप, है ना, मैं आपको जो चीज समझाता हूँ वो चीज को समझने की कोशिश करना। देखो फ्लक्स क्या होती है, किसी भी एरिया से परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है ना, या नॉर्मल किसी एरिया से नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है ना पर यूनिट एरिया से, उसे ही फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। देखो ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली पास हो रही है, ठीक है, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास करें, परपेंडिकुलरली पास करें, ठीक है। अब देखो एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन इसको यहाँ पे वेक्टर माना गया है, ठीक है, वेक्टर माना गया तो उसका एक डायरेक्शन लिया गया है जिसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, इसको एन कैप से डिनोट करते हैं। अब जो एरिया वेक्टर लेते हैं ना वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते हैं, ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। जो एरिया वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है ना वो ये कहती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। और जो एरिया वेक्टर होता है ना वो भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस के बीच एरिया वेक्टर के बीच में क्या एंगल बन रहा है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही पैरेलल है। इतनी बात आप मेरी समझ गए होंगे। अब देखो यार यहाँ पे एक चीज ये है कि ये जो ई ए कॉस थीटा है, इसमें जो थीटा जो है ना वो एंगल है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। देखो जो थीटा है वो किसके बीच में एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है। इतनी बात भी आप मेरी समझ गए होंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है, ठीक है। देखो ये क्यूब पड़ा था, ठीक है, अब इसके इसके 6 फेस है, तो 6 फेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होनी है, हो रही है, ये अपन को कैलकुलेट करके दिखानी है, ठीक है। हर फेज से, जैसे कि ये एक फेज है, अब पहले इसके लिए कैलकुलेट करेंगे कि इससे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है, ठीक है, फिर वैसे ही ऊपर वाले के लिए करेंगे, वैसे ही नीचे वाले के लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे, और ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है और स्क्रीन के जो ये पीछे वाला है, ठीक है, ऐसे करके 6 फेज हो गए। तो इन 6 फेज से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही है ये अपन को कैलकुलेट करना है, फिर उनको ऐड कर देना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्यूब से पास हो रही है वो अपने पास निकल के आ जाएगी। बाकी सारी चीजें देखो ऐसा ही है। अब देखो एक चीज और याद रखो, देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आप पहली बार सुन रहे होंगे, या तो आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन ये आपको हर बार काम में लेनी है तो आपको याद हो जाएगी। देखो इसलिए मैं एक हर छोटी से छोटी चीज बात बताता हूँ, और जो भी बात बता रहा हूँ ना वो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो फॉर क्लोज बॉडीज एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। एक बात और याद रखना, कोई सी भी क्लोज बॉडी हो, जैसे कि ये क्लोज बॉडी है, सिमेट्रिकल क्लोज बॉडी, इनका जो एरिया वेक्टर होता है ना वो हमेशा कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। बात को देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लेते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर लेते हैं वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये फेस है, ठीक है, क्यूब का, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। वैसे ही देखो ये वाला फेस है, ठीक है, ये फेस, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। वैसे ही देखो ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। वैसे ही नीचे वाले फेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। वैसे ही ये जो स्क्रीन वाला फेस है, ठीक है, और स्क्रीन के पीछे वाला फेस, उनके भी एरिया वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। तो देखो हर फेस से अपन को क्या निकाल के दिखानी थी,
फ्लक्स निकाल के दिखानी थी और फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने लिख लिया था ई ए कॉस थीटा, और जो थीटा होता है वो एंगल था किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो देखो ये वाला जो फेस है, ठीक है, ये जो फ्रंट फेस दिख रहा है जो मार्क रखा है, इसके लिए फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए फ्लक्स क्या हो जाएगी, ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है, ई और एन के बीच में एंगल। तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, तो दोनों पैरेलल लाइन से, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। तो थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो इस फेस से जो फ्लक्स निकल के आ गई ना, वो आ गई ई ए। इसको जैसे मैंने 2 नाम दे दिया तो E2A नाम दे दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस फेस से निकल रही है ना, उसको मैंने E2 नाम दे दिया। तो इसके इस फेस से जो फ्लक्स निकल रही है वो आ गई E2A। वैसे ही देखो सामने वाले के लिए निकाला, ठीक है, तो इसके सबसे पीछे वाले के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। ठीक है, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। देखो ये यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 180। तो यहाँ पे कॉस कितना लेंगे, 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो देखो इस फेस से जो फ्लक्स निकल रही है, ठीक है, इस फेस से जो फ्लक्स निकल रही है वो कितनी आ गई, -EA1। इसको मैंने EA नाम दे दिया। ठीक है, देखो अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले फेस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी निकलेगी। सबसे पहले देखो नीचे वाले के लिए देख लेते हैं, ऊपर वाले की ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा रखा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलरली आउटवर्ड नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो इस वाले फेज से कितनी निकल रही होगी, जीरो फ्लक्स निकल रही होगी। वैसे ऊपर वाले फेज के लिए देख लो, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाला, दोनों के बीच में एंगल वापस से 90। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। वैसे ही देखो ये जो स्क्रीन पे ये जो बन रखा है, ठीक है, ये जो फेस है, इसका देखो जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, मतलब कि स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ। ठीक है, स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो दोनों के बीच में भी एंगल कितना हो जाएगा, 90। इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगी। और ये स्क्रीन के ये पीछे वाला, ठीक है, ये देखो ये स्क्रीन के पीछे वाला, यहाँ पे भी जो एरिया वेक्टर होगा वो स्क्रीन के अंदर घुसता हुआ, मतलब स्क्रीन स्क्रीन की तरफ और जाता हुआ, ठीक है, वो होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वापस से ये सामने वाला होगा। तो कुछ ऐसा सा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, इस उसके लिए भी, तो ये जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सिर्फ दो फेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है। बाकी के जो चार फेस थे, ऊपर नीचे और ये सामने वाला और ये पीछे वाला, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी थी, जीरो थी। और जो जिन दो फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना था वो अपने पास यहाँ पे निकल के आ गई है। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या चीज निकालनी है अपन को, E2A E2A की वैल्यू निकालनी है और E1A की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इस जो पीछे वाला फेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकल के आ गई थी। ठीक है, और ये जो आगे वाला फेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये निकल के आ गई थी। तो देखो सबसे पहले पीछे वाले फेस के लिए निकालते हैं। देखो पीछे वाला फेस एक्स एक्सिस पे कहाँ पे पड़ा है, देखो पीछे वाला ये जो फेस है, ये जो मैंने यहाँ पे डार्क भी कर रखा है, ये देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पड़ा है, जीरो पे पड़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन दे रखा था वो दे रखा था 5x² + 2 आई दे रखा था अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स की जगह क्या रखना है, जीरो रखना है। ठीक है, तो देखो x की जगह जीरो रखा, 5 जीरो का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इंटू एरिया करना था। एरिया इसका जो साइड थी वो 10 दे रखी थी। तो इसकी जो साइड थी क्यूब की, हर साइड सेम होती है, तो ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी। तो ये वाला जो एरिया है जो मैंने ये कलर कर रखा है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 × 10। तो 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 0.1 × 0.1। अब यहाँ पे आसानी से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा कितना, माइनस में 0.02। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एरिया तो वही रहेगा जैसे कि ये वाला है। ठीक है, इसकी भी साइड 10 या 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर। तो इस वाले सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 0.1 × 0.1, जो कि 0.01 है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये वाला, इस वाले एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, ये 10 सेंटीमीटर दूर है। कैसे, क्योंकि ये क्यूब की साइड जितना ही तो है। देखो ये क्यूब की साइड, ये पूरी क्यूब की साइड है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर अपन को लेना है किसमें, मीटर में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी मीटर में। तो 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। तो 0.1 का स्क्वायर रखेंगे इंटू 5 + 2। देखो इसमें इस फॉर्मूले में मैंने x की जगह 0.1 रखा है और कुछ नहीं करा, उसको स्क्वायर करके +2 ऐड कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल सा सॉल्व करेंगे और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.0205 वेबर। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन ऐड करेंगे तो जो अपना आंसर आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इस सरफेस से कितनी पास हो रही होगी, इस क्यूब से कितनी पास हो रही होगी, 0.0005 वेबर। ये तो देखो पहले का आंसर आ गया। और दूसरे का आंसर पूछा था कि कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज इनक्लोज की वैल्यू अपन से पूछी गई थी। तो देखो फाई की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो ये फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज। तो देखो फाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 4.425 × 10⁻15
कुल आंसर निकल के आ जाएगा। थैंक यू।